कोरोना मरीजों के लिए देश भर में ट्रेनों से ऑक्सीजन भेजी जाएगी। कई इंडस्ट्रीज की ऑक्सीजन सप्लाई पर रोक। हिमाचल में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, 12 मौतें, 1392 नए केस। विश्व धरोहर शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर फिर दौड़ा स्टीम इंजन। हिमाचल प्रदेश के कोविड मरीजों के लिए दोगुनी होगी बेड क्षमता, संक्रमितों का आंकड़ा 8000 के पार। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच डीडीयू अस्पताल बनाया गया कोविड केयर सेंटर। दिल्ली में आज रात से अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू। और मैदानी जिलों में 23 अप्रैल तक मौसम खराब, बारिश और बर्फबारी के आसार। नमस्कार, स्वागत है आपका द रीप टाइम्स न्यूज चैनल में। आपके साथ मैं हूं हेमराज चौहान। अब खबरें विस्तार से। कोरोना मरीजों की वजह से बड़ी मांग और देश भर में ऑक्सीजन की कमी दूर करने के लिए रेलवे ऑक्सीजन एक्सप्रेस चलाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी कि ट्रेनों से देश भर में लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन और ऑक्सीजन सिलेंडर डिलीवर किए जाएंगे। केंद्र सरकार ने अस्पतालों में ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाने के लिए उद्योगों को ऑक्सीजन देने पर रोक लगा दी है। केंद्र की तरफ से रविवार शाम को जारी आदेश के मुताबिक अब केवल 9 इंडस्ट्रीज को ही ऑक्सीजन सप्लाई जारी रहेगी। देश में कोरोना के बिगड़ते हालातों के बीच ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को देखते हुए सरकार ने अब ट्रेन से ऑक्सीजन की आपूर्ति करने का निर्णय लिया है। जल्द ही इन ट्रेनों को चलाया जाएगा। फास्ट सप्लाई के लिए ग्रीन कॉरिडोर भी बनाने का फैसला लिया गया है। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र सरकार ने रेलवे से लिक्विड मेडिकल ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट करने की संभावनाओं पर विचार करने को कहा था। इसके बाद रेलवे ने लिक्विड ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्टेशन की तकनीकी दिक्कतों के बारे में पता लगाया। सारी चीज़ें तय होने के बाद ये फैसला लिया गया है कि मालगाड़ी की खाली बोगियों पर ऑक्सीजन टैंकर भेजे जाएंगे। मुंबई के बोईसर में रविवार को इसका ट्रायल भी किया गया, जो सफल रहा। देश में कोरोना की दूसरी जबरदस्त लहर के चलते अब न केवल अस्पतालों में बेड बल्कि ऑक्सीजन की कमी को देखा जा रहा है। इसके चलते कई राज्यों में तो स्थिति बेकाबू हो सकती है। टेस्टिंग बढ़ते ही कोरोना के मामलों में उछाल आना भी स्वाभाविक था। ऐसे में ऑक्सीजन की कमी को पूरा करना सरकार के लिए चुनौती से कम नहीं होगा। केंद्र सरकार ने 22 अप्रैल से 9 सेक्टर को छोड़कर बाकी उद्योगों की ऑक्सीजन सप्लाई पर अस्थायी रूप से रोक लगा दी है। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि राज्यों को मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड पर नियंत्रण रखना होगा। जितना जरूरी सप्लाई मैनेजमेंट है, डिमांड मैनेजमेंट भी उतना ही ज़रूरी है। वहीं देश में कोरोना की रफ्तार डरावनी होती जा रही है। अब 12 दिन में कोरोना केस लगभग डबल हो गए हैं। कोरोना की रफ्तार 16.69% तक पहुंच गई है। 10 राज्यों में ही कोरोना के 78.56% केस सामने आए हैं। इधर हिमाचल प्रदेश में कोरोना को लेकर अगर बात करें तो शनिवार को बीते 24 घंटे में कोरोना के मामलों में बीते सारे रिकॉर्ड टूटे हैं। जब से कोरोना फैला है तब से हिमाचल में इतने केस रिपोर्ट नहीं हुए थे। सुबह में शनिवार को 1392 मामले रिपोर्ट हुए हैं। कुल 12 लोगों की मौत भी हुई है। कांगड़ा जिले में 3 और संक्रमित बुजुर्गों की मौत हो गई है। शिमला में 2 संक्रमितों ने दम तोड़ा है। जिलों में भी आंकड़े बढ़ते ही जा रहे हैं। सोलन में 2, मंडी और सिरमौर में 1 संक्रमित की मौत हुई है। चंबा के 64 वर्षीय संक्रमित व्यक्ति की आईजीएमसी में मौत हो गई। कांगड़ा जिले में 258, मंडी में 126, शिमला में 208, सोलन में 233, सिरमौर में 73, हमीरपुर में 219, ऊना में 95, बिलासपुर में 95, चंबा में 38, कुल्लू में 32, लाहौल स्पीति में 18 और किन्नौर में 1 नया मामला सामने आया है। ठियोग में हरिद्वार कुंभ से लौटे 8 लोगों के कोरोना टेस्ट की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 75,587 पहुंच गया है। सक्रिय मामले अब 8400 से अधिक हो गए हैं। अब तक 65,947 संक्रमित ठीक हो चुके हैं और 1167 लोगों की मौत हो चुकी है। बिलासपुर में कोरोना के सक्रिय केसों की संख्या 475, चंबा में 217, हमीरपुर में 709, कांगड़ा में 1794, किन्नौर में 97, लाहौल स्पीति में 283,
कुल्लू में 295 और मंडी में 773, शिमला में 861, सिरमौर में 613, सोलन में 1505 और ऊना जिले में 822 मामले सक्रिय हैं। प्रदेश में बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 10,980 लोगों के सैंपल लिए गए। इनमें से 5,827 की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने शनिवार को इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज और अस्पताल शिमला में कोविड-19 वैक्सीन की दूसरी डोज ली। मैक्स अस्पताल में कोरोना संक्रमित वीरभद्र सिंह की सेहत में सुधार हुआ है। वो अब जल्द ही डिस्चार्ज भी होंगे। कोरोना वायरस की दूसरी लहर से पैदा हुई स्थिति को देखते हुए हिमाचल प्रदेश सरकार ने दीनदयाल उपाध्याय डीडीयू अस्पताल शिमला को तुरंत प्रभाव से समर्पित कोविड केयर अस्पताल घोषित कर दिया है। विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर स्टीम इंजन चलाया गया। एक डिब्बे के साथ ये स्टीम इंजन रेलवे स्टेशन से शिमला एक्सटेंशन तक चलाया गया। रविवार दोपहर ठीक 1 बजे रेलवे स्टेशन से ये स्टीम इंजन रवाना हुआ। ओल्ड बस स्टैंड पर शिमला एक्सटेंशन के पास पहुंचने के बाद ये रेलवे स्टेशन लौट गया। 118 साल पुराना शिमला कालका रेलवे मार्ग विश्व धरोहर में शामिल है। इसके चलते विश्व धरोहर दिवस के उपलक्ष्य पर रविवार को शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर एक बार फिर स्टीम इंजन चलाया गया। इसके अलावा रेलवे की ओर से शिमला रेलवे स्टेशन पर फोटो प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें रेलवे के बीते 118 साल के इतिहास को दर्शाया गया। रेलवे स्टेशन पर पहुंचे लोगों ने इस फोटो प्रदर्शनी को देखा। प्रदर्शनी में शिमला कालका रेलवे मार्ग पर आने वाले सभी अहम पुलों, सुरंगों और स्टेशनों की जानकारी दी गई। हर साल शिमला आने वाले सैलानी शिमला कालका रेलवे ट्रैक पर टॉय ट्रेन का सफर जरूर करते हैं। अंग्रेजी शासनकाल में बनाया गया ये रेलवे ट्रैक विश्व धरोहर में शामिल है। आज ये हमारा जो स्टीम स्पेशल हमने जो ट्रेन चलाई थी, ये जो है मेनली हमारा आज वर्ल्ड हेरिटेज डे है कालका शिमला, तो उस उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये ट्रेन चलाई थी। ये जो ट्रेन हमारी शिमला जो है मेन स्टेशन हमारा जो है, वहाँ से हमने जो हमारा ओल्ड बस स्टैंड में शिमला एक्सटेंशन एक हमारा है, वहाँ तक हमने चलाई थी अपर डाउन में। हमने यात्रियों को नहीं बिठाया था, लेकिन इसका हमारा मेन पर्पज होने का ये है कि लोगों में जो हमारे टूरिस्ट है, जो बाहर के टूरिस्ट है, उनको एक आकर्षण का आकर्षण बना रहे और टूरिस्ट को प्रमोट करने के लिए टूरिज्म को, और जो है हमारा ताकि हमारे जो हेरिटेज हमारा जो कालका शिमला रेलवेज है उसके लिए लोगों में उत्साह बना रहे, लोगों को मोटिवेशन मिलती रहे, और इसके लिए हम लोगों ने ये चलाया। जो स्टीम ट्रेन है ये एक अपने में बहुत ही मतलब एक यूनिक सी चीज़ है, क्योंकि ये मोर देन 120 ईयर्स जो है हमारा सिस्टम है ये स्टीम का जो है, तो इसको लोगों में बड़ा उत्साह रहता है इसकी स्टीम के लिए। तो इसमें मेनली हमारा ये है कि अपना लोग इसमें टूरिस्ट को हम क्योंकि बाहर के जो फॉरेनर हैं वो इसको ज़्यादा लाइक करते हैं, तो यही हमारा इसका है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम लोगों को टूरिस्ट को प्रमोट करें, टूरिज्म को। स्टेशन मास्टर ने बताया कि स्टीम इंजन शिमला कालका धरोहर का मुख्य आकर्षण है और इस आकर्षण और महत्व को बनाए रखने के लिए ही स्टीम इंजन चलाया जाता है। हिमाचल प्रदेश में बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर सरकार अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तर संख्या दोगुनी यानी 3000 करने जा रही है। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर के मुताबिक सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के लिए 1656 बेड आरक्षित रखे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि अभी प्रदेश में कोरोना की लहर पीक की ओर बढ़ रही है, हालांकि अभी पीक आना बाकी है। ऐसे में सभी व्यवस्थाएं उस स्तर पर अपग्रेड करना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कोविड मामलों की संख्या में तीव्र वृद्धि होना चिंता का कारण है। प्रदेश में सक्रिय मरीजों की संख्या 8400 से अधिक पहुंच गई है। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन लगाने से आर्थिकी पर प्रभाव पड़ता है और सब कुछ ठहर जाता है। ऐसी सूरत में अभी तक लॉकडाउन की तरफ नहीं जाना चाहिए। हालांकि स्थितियां और खराब होने पर हालात के अनुसार निर्णय लिया जाएगा। वहीं हिमाचल प्रदेश में रविवार को 9 कोरोना संक्रमितों की मौत हुई है और 786 नए मामले आए हैं। सोलन में 49 विद्यार्थियों समेत 252 कोरोना संक्रमित मामले आए हैं। प्रदेश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री खुद जिलों में जाकर समीक्षा बैठक आयोजित कर रहे हैं। इसी के चलते अब अस्पतालों में संक्रमित मरीजों के लिए बिस्तर संख्या 2 गुना यानी 3000 करने का निर्णय लिया गया है।
राजधानी शिमला में कोरोना वायरस के मामले बढ़ने के बाद लोगों में दहशत का माहौल बन गया है। वहीं बढ़ते मरीजों के चलते जिला प्रशासन के दीनदयाल उपाध्याय अस्पताल को फिर से कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव सरकार ने मान लिया है और इस बारे में अधिसूचना भी जारी कर दी है। प्रदेश में बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने ये फैसला लिया है। शिमला स्थित डीडीयू अस्पताल को एक बार फिर से कोविड सेंटर बना दिया गया है। बीते वर्ष कोरोना के मामले बढ़ने के बाद प्रदेश सरकार ने क्षेत्रीय अस्पताल डीडीयू को डेडिकेटेड कोविड सेंटर में तब्दील कर दिया था। अस्पताल के न्यू ओपीडी ब्लॉक को आइसोलेशन वार्ड में बदल दिया गया था। प्रबंधन ने यहां पर पहले मरीजों के लिए 40 बेड की व्यवस्था की थी, लेकिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या बढ़ने के बाद इसे बढ़ाकर 100 कर दिया गया था। हालांकि दिसंबर और जनवरी माह में मरीजों की संख्या में कमी आने के बाद अस्पताल को पहले की तरह सामान्य कर दिया गया था, लेकिन एक बार फिर से कोरोना के दूसरे स्ट्रेन के मामले बढ़ने के बाद सरकार ने डीडीयू को कोविड सेंटर बनाने के निर्देश जारी कर दिए हैं। मुख्य चिकित्सा अधिकारी सुरेखा चोपड़ा ने कहा कि दूसरे जिलों की तरह शिमला में भी मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इसको देखकर स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर किया जा रहा है। निश्चित तौर पे एक सर्ज देखा जा रहा है। कल भी हमारे काफ़ी मामले यहाँ पर आए और इसको देखते हुए कल हमारे माननीय सेक्रेटरी हेल्थ महोदय ने भी इसके सारे डिस्ट्रिक्ट से सभी ऑफिसर से इस पर चर्चा की वीसी के माध्यम से, और उसमें जायज़ा लिया गया कि किस तरह से हमारे को आगे तैयारियां करनी है। तो इसको ही देखते हुए शिमला डिस्ट्रिक्ट में भी, क्योंकि निश्चित तौर पे यहाँ पे भी सर्ज ज़्यादा है, तो हमने भी अपना एक आंकलन किया कि आईजीएमसी में हमारे काफ़ी केसेस 100 के लगभग इस वक्त भी मरीज़ वहाँ पर दाखिल हैं, और लेकिन उन्होंने बताया आईजीएमसी अथॉरिटीज़ ने कि 150 तक जो है अभी उनको एक्सपैंड करने का उनके पास स्कोप है। लेकिन फिर भी कुछ पेशेंट्स जैसे जो जिनमें कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है, केवल उनको ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट रहती है, तो जैसे कि पिछले जो फेज़ में हमने जैसे किया था तो उनको डीडीयू रखा जा रहा था। कोरोना के पहले चरण में डीडीयू अस्पताल को कोविड सेंटर बना दिया गया था। एक लंबे अरसे के बाद हॉस्पिटल को मरीजों के लिए खोला गया, लेकिन एक बार फिर से कोविड में आए उछाल के कारण अब डीडीयू को कोविड केयर सेंटर में फिर से बदल दिया गया है। शहर में बढ़ते कोरोना के मामलों को देखते हुए सरकार को डीडीयू अस्पताल को दोबारा से डेडिकेटेड कोविड केयर सेंटर में तब्दील करने का प्रस्ताव जिला प्रशासन की ओर से भेजा गया था। इसके अलावा बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए अतिरिक्त स्टाफ की भी मांग की गई थी। सरकार ने इस प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान करते हुए डीडीयू को एक बार फिर से डेडिकेटेड कोविड सेंटर बनाने के आदेश जारी कर दिए हैं। वैक्सीनेशन का बहुत ही हमें जो ये हमने फेज़ चरण शुरू किया है, इसमें बड़ा अच्छा लोगों का इसमें अच्छा रुझान आया है। लोग काफ़ी बढ़ चढ़ कर इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो हमने पीछे टीका उत्सव मनाया, इसमें भी हमने लगातार 11 से 14 तारीख तक एक्स्ट्रा सेशंस रखे। आपने देखा हमने और तो और लोगों को फैसिलिटेट करने के लिए उनके घर द्वार पर हेल्थ सब सेंटर की बिल्डिंग में, चाहे पंचायत भवन की बिल्डिंग में, पंचायती संस्थानों में, इनमें भी रखा जो फील्ड लेवल में है। और यहाँ ऑन एन एवरेज हम डेली के लगभग 7,000 प्लस के केसेस हम वैक्सीनेट कर रहे हैं। अब तक हमने 1.5 लाख से ऊपर वैक्सीनेट कर चुके हैं। 1,54,000 के करीब कल तक हम वैक्सीनेट कर चुके थे और आज भी सेशंस जारी हैं। 40 वर्ष से अधिक आयु के लगभग जो पॉपुलेशन का कोई 22-25% के करीब हम अगर आंकलन करें तो 45 वर्ष से अधिक होगा। तो लगभग 2.5 लाख के केसेस अगर हम अपनी पॉपुलेशन को देखें शिमला डिस्ट्रिक्ट के, इतने हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये इसमें कवर हो जाने चाहिए। विश्व के अलग अलग एरियाज़ में हमने यही इसका ट्रेंड देखा है। ये एकदम से पीक कर रहा है, उसके बाद प्लेटो कर रहा है, उसके बाद दोबारा पीक कर रहा है। तो ये निश्चित तौर पर यहाँ भी आना हमने एक्सपेक्ट ही किया था, लेकिन इसमें एक तरीका है इसको बचने का। अब हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा पीक शायद लेस रहे, क्योंकि लोग वैक्सीनेट कर रहे हैं। तो वैक्सीन के बाद भी बेशक लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, लेकिन हमने ये ज़रूर देखा है कि जो वैक्सीन के बाद पॉजिटिव आ रहे हैं उनमें सिम्टम्स डेफिनेटली कम है, उनका SpO2 लेवल बिल्कुल मेंटेन रह रहा है। ये हमने देखा है, हमने जितने भी केसेस वैक्सीन के बाद। तो ये इसको देखते हुए वैक्सीनेट जो इसके लाभार्थी हैं, जो श्रेणी में आते हैं, वो अवश्य अपने को जल्द से जल्द वैक्सीनेट कराएं। और ये पीक होना जब तक सब तक हर्ड इम्यूनिटी नहीं आती पॉपुलेशन में, 85% लोग इम्यूनाइज नहीं होते, चाहे वो डिजीज से सफ़र करके हों, चाहे वो वैक्सीन लगा के हों, तब तक
तक ये निश्चित तौर पे ये इसका ट्रेंड जो डिजीज़ का ये रहेगा, क्योंकि एक वायरल इलनेस है और चाहे इन्फ्लुएंजा चाहे फ्लू लाइक कोई भी इलनेस है उसका यही ट्रेंड रहता है। लेकिन जब वैक्सीनेट हो जाएंगे लोग, चाहे एंटीबॉडीज़ आ जाएंगी, चाहे उसको सफ़र करके आएँ, तो उसके बाद ये हर्ड इम्यूनिटी आएगी, तभी ये डिजीज़ को हम। इधर देश की राजधानी दिल्ली में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। संक्रमण के मामले बढ़ने पर दिल्ली सरकार ने पूरी दिल्ली में आज रात से लेकर अगले सोमवार तक संपूर्ण कर्फ्यू लगा दिया है। रविवार को दिल्ली में एक दिन में सबसे ज़्यादा 25,462 नए मामले सामने आए। इसके साथ ही पॉजिटिविटी रेट 30% पहुंच गया है। संक्रमण की दर 29.74% होने के ये मायने हैं कि दिल्ली में लगभग प्रत्येक तीसरा नमूना संक्रमित पाया जा रहा है। मैं हमेशा कहता हूं कि हमारी दिल्ली एक परिवार है। दिल्ली के 2 करोड़ लोग एक परिवार हैं, और जब परिवार में कोई आपदा आती है तो सारे परिवार के लोग मिलकर उसका सामना करते हैं। अब भी हम सभी मिलकर इसका सामना करेंगे। पहले भी जीत हुई थी, अब भी जीत होगी। ऑनलाइन संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री केजरीवाल ने कहा कि दिल्ली में बीते कुछ दिन से कोविड-19 के दैनिक मामलों की संख्या 25,500 के लगभग बनी हुई है तथा हेल्थ सिस्टम पर भार बढ़ गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिल्ली में कोरोना वायरस के मरीजों की संख्या बढ़ती जा रही है। यहाँ मेडिसिन बेड, आईसीयू, ऑक्सीजन की गंभीर कमी है। ऐसे में हेल्थ सिस्टम को ध्वस्त होने से बचाने के लिए लॉकडाउन की बहुत आवश्यकता है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि लॉकडाउन लगाने का डिसीजन लेना आसान नहीं था। उन्होंने प्रवासियों से अपील की कि वे दिल्ली छोड़कर ना जाएं और कहा कि उनका ख्याल रखा जाएगा। लॉकडाउन के दौरान आवश्यक सेवाएं चलती रहेगी। विवाह समारोह में केवल 50 लोगों के शामिल होने की इजाजत होगी और इसके लिए विशेष पास जारी किए जाएंगे। आज सुबह 11 बजे मेरी और एलजी साहब की मीटिंग हुई और इन सारे पहलुओं के ऊपर, सारी परिस्थिति के ऊपर काफ़ी विस्तार से बातचीत हुई। और उस बातचीत के बाद हमें ये लगा कि दिल्ली का हेल्थ सिस्टम बड़ी मात्रा में और अधिक पेशेंट्स अब लेने में असमर्थ है। अगर हमने अभी लॉकडाउन नहीं लगाया तो कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी त्रासदी हो जाए। हम किसी भी हालत में दिल्ली को उस परिस्थिति में नहीं ले जाना चाहते जहां कॉरिडोर के अंदर पेशेंट्स पड़े हैं, सड़कों पे लोग दम तोड़ रहे हैं। आज सभी परिस्थितियों का जायजा लेने के बाद आपकी सरकार को ये लगता है कि दिल्ली में कुछ दिन के लिए लॉकडाउन लगाना ज़रूरी है, तो आज रात को 10 बजे से अगले सोमवार को सुबह 5 बजे तक 6 दिन के लिए दिल्ली में लॉकडाउन लगाया जा रहा है। इस दौरान जाहिर है कि जो एसेंशियल सर्विसेज हैं वो जारी रहेंगी, खाने पीने की, मेडिकल व्यवस्थाओं की वो जारी रहेंगी। ये शादियों का सीज़न है, लोगों के बड़े मुश्किल से रिश्ते बनते हैं। हम उनके रिश्ते तोड़ना नहीं चाहते, तो लोगों की शादियां संपन्न हों, लेकिन केवल 50 लोगों के गैदरिंग के साथ संपन्न हो। उसके लिए अलग से पास दिए जाएंगे। इसके बारे में अभी थोड़ी देर में डिटेल्ड ऑर्डर जारी हो जाएगा कि कौन कौन सी चीज़ें जारी रहेंगी और कौन सी चीज़ों पर पाबंदी रहेगी। मैंने और एलजी साहब के हम दोनों ने निर्णय तब लिया है जब हमारे पास कोई उपाय नहीं बचा था। हमारे लिए निर्णय लेना आसान नहीं था, क्योंकि मैं समझ सकता हूं कि लॉकडाउन के दौरान किस तरह से लोगों के रोज़गार ख़त्म हो जाते हैं, लोगों की कमाई ख़त्म हो जाती है, और ख़ासकर सबसे गरीब तबके के लिए तो ये बेहद मुश्किल होता है। जो दिहाड़ी करके रोज़ कमाते हैं उनके लिए तो बेहद मुश्किल हो जाता है। पिछली बार जब देश में लॉकडाउन लगा था, हमने देखा कि किस तरह बड़ी संख्या में प्रवासी मजदूर अपने गांव जाने लगे थे। उनसे मैं ख़ास तौर से हाथ जोड़ के अपील करना चाहता हूं, ये छोटा सा लॉकडाउन है, 6 दिन का, दिल्ली छोड़ के मत जाइएगा। आपके आने जाने में इतना समय ख़राब हो जाएगा, इतना पैसा ख़राब हो जाएगा, इतनी ऊर्जा ख़राब होती है। दिल्ली में रहिए। मुझे उम्मीद है कि ये छोटा लॉकडाउन है और छोटा ही रहेगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि शायद बढ़ाने की ज़रूरत ना पड़े। आप दिल्ली में रहिए। यकीन मानिए, हम पूरी ईमानदारी के साथ सब मिल के लड़ेंगे तो जल्दी इस मुसीबत से छुटकारा पाएंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, सरकार आपका पूरा ख्याल रखेगी। मैं हूँ ना, मुझ पे भरोसा रखिए। मेरी दिल्ली के सभी नागरिकों से अपील है कि ये निर्णय हमने बहुत मुश्किल से लिया है। आप सब लोग जानते हैं कि मैं लॉकडाउन के सख्त खिलाफ रहा हूँ।
हमेशा से मैंने लॉकडाउन का विरोध किया है। मेरा ये मानना है कि लॉकडाउन से कोरोना ख़त्म नहीं होता, लॉकडाउन से कोरोना की स्पीड कम हो जाती है। मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर किसी भी शहर या राज्य की स्वास्थ्य व्यवस्था अपनी सीमा तक पहुंच जाए तो लॉकडाउन लगाना ज़रूरी हो जाता है, ताकि पेशेंट्स का नंबर कम हो जाए, ताकि हेल्थ सिस्टम को और दुरुस्त किया जा सके। ये जो 6 दिन का लॉकडाउन हम लगा रहे हैं, ये जो 6 दिन हम ले रहे हैं आपसे, इन 6 दिनों के अंदर हम बहुत बड़े स्तर के ऊपर और दिल्ली में बेड्स की व्यवस्था करेंगे। केंद्र से हम मदद मांग रहे हैं, उनसे लगातार संपर्क में हैं। केंद्र सरकार हमारी मदद भी कर रही है, उसके लिए हम केंद्र सरकार के शुक्रगुजार हैं। उनसे ऑक्सीजन की व्यवस्था करेंगे, दवाइयों की व्यवस्था करेंगे। इस लॉकडाउन के समय को हम इन सब चीज़ों के लिए इस्तेमाल करेंगे। मेरी अब सब लोगों से गुजारिश है कि लॉकडाउन का पूरी तरह से पालन करें, घर से बाहर इस दौरान ना निकलें। पहले भी हमने कई कठिन निर्णय लिए और आपने मेरा पूरा साथ दिया। मुझे पूरी उम्मीद है आज भी आप मेरा साथ देंगे। हम मिलके इसका मुकाबला करेंगे और ज़रूर जीतेंगे। और अब बात करते हैं मौसम की। हिमाचल प्रदेश के अधिकतर क्षेत्रों में सोमवार को मौसम साफ रहा, लेकिन मंगलवार से प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में दोबारा से बारिश और बर्फबारी के आसार हैं। 20 और 21 अप्रैल को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश सहित अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। 21 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बना रहने का पूर्वानुमान जताया गया है। बीते कल रविवार को राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। हालांकि हल्के बादल छाए रहने के चलते अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज नहीं हुई। वहीं आज भी प्रदेश के अधिकतर इलाकों में मौसम साफ रहा। वहीं मंगलवार से एक बार फिर मौसम के करवट लेने का पूर्वानुमान है। 20 और 21 अप्रैल को मैदानी और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में बारिश सहित अंधड़ और ओलावृष्टि की चेतावनी जारी हुई है। 21 अप्रैल तक पूरे प्रदेश में मौसम खराब बने रहने का पूर्वानुमान जारी किया गया है। बीते कुछ दिन से प्रदेश में बारिश नहीं होने से बन रहे सूखे की स्थिति अब लगभग टलती नजर आ रही है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार मध्य और पर्वतीय क्षेत्रों में 23 अप्रैल तक मौसम खराब बना रहेगा। मैदानी जिलों में 22 अप्रैल तक धूप खिलने की संभावना है। वहीं इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि इस बार पानी की किल्लत एक बड़ा मुद्दा बन सकता है और लोगों को परेशानियों से दो चार होना पड़ सकता है। लेकिन इस प्रकार समय समय पर यदि मौसम करवट बदलता है और बारिश हो जाती है तो इस समस्या से राहत मिल सकती है। हमारे इस बुलेटिन में आज फिलहाल इतना ही। आप हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए द रीप टाइम्स। खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब करें द रीप टाइम्स, लाइक और शेयर करना ना भूलें। गांव की चौपालों से लेकर संसद के गलियारों तक, गृहिणी के चूल्हे से लेकर निवेश और बाजारों तक, किसानों के हाल से लेकर खेत और खलिहानों तक, शिक्षा और स्वास्थ्य से लेकर खेल के मैदानों तक, संसद के प्रधान से लेकर पंचायत के पंच तक, सेंट्रल हॉल से लेकर ग्राम सभा के मंच तक, हर खबर पर रहेगी हमारी पैनी नजर। भारतवर्ष, जिसे आप दशकों से सुनते आए हैं कि सोने की चिड़िया थी। इसके पंख पहले मुगलों ने कुतरे, फिर अंग्रेजों ने, और आज राजनीतिक प्राणी कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। आज भी लगभग 25 करोड़ लोग रात को भूखे सोते हैं। करीब 2 करोड़ लोगों के पास घर नहीं है। भ्रष्टाचार में हमारा 176 देशों में 80 नंबर आता है। औसतन 100 महिलाओं के साथ हर दिन ज्यादतियां होती है और ना जाने क्या क्या। देश की संसद से कुछ ही दूरी पर चादर लपेटे सैकड़ों लोग सुबह नील गगन के नीचे सोए हुए मिलते हैं। क्या आप एक ऐसे भारत की परिकल्पना नहीं करना चाहेंगे जहां कुछ ऐसा किया जाए कि 1 वर्ष के भीतर देश में कोई भिखारी या लाचार भी आश्रयहीन न रहे? लोगों को सभी सरकारी सेवाएं घर द्वार पर ही प्रदान की जाएं ताकि दफ्तर या कर्मचारी के चक्कर ना काटने पड़े। भ्रष्टाचार जड़ से समाप्त हो जाएगा। सेवा प्रदाताओं की पब्लिक रेटिंग यानी जनाकलन और तकनीक द्वारा अपराधों का शून्यकरण किया जाए।
स्वास्थ्य और आधारभूत शिक्षा सभी के लिए समान गुणवत्ता के साथ निशुल्क प्राप्त हो, और भी बहुत कुछ। यदि आप इस पवित्र राष्ट्र निर्माण यज्ञ का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आज ही राष्ट्रीय लोक नीति पार्टी से जुड़ें। अब देश राजनीति से नहीं, लोक नीति से चलेगा। विजिट करें वेबसाइट rashtriyalokniti.org। एक छत के नीचे सुविधाओं का अब उठाएं लाभ। रीव ई मार्ट में अब पाएं अपनी रसोई के लिए गुणवत्ता और सस्ते दामों पर राशन सामग्री। दालें हो या हो मसाले, आपका किचन ई मार्ट संभाले। उच्च गुणवत्ता और दामों में बेहतरीन रीव ई मार्ट में पधारें और पाएं अपनी पसंद के सभी उत्पाद, या फिर करें ऑनलाइन ऑर्डर और पाएं घर द्वार पर ही सुविधा। आज ही संपर्क करें फोन नंबर 8219694079 पर, बाईपास रोड, शनान, संजौली, शिमला। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए द रीव टाइम्स। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।